सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं खेलों की खबर से, जहां T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में शिकस्त देकर बड़ा अपसेट कर दिया और पाकिस्तानी शौकीन क्रिकेट गम और गुस्से में मुब्तला हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं कि ग्रीन शर्ट्स को किसी बड़े इवेंट में छोटी टीम ने हराया हो। 1999 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से शिकस्त, अफगानिस्तान या आयरलैंड हो, पाकिस्तानी टीम की कई इवेंट्स में मायूस कुन परफॉर्मेंस रह चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 19 रन का हदफ दिया, मगर कौमी टीम सिर्फ 13 रन ही बना सकी। इस हवाले से जहां साबिक खिलाड़ी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी मीम्स का बाजार गर्म है। इस हवाले से मारूफ मुसन्निफ और मिज़ा नगार अनवर मकसूद की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें उनका तंज़िया अंदाज में कहना है कि मैच में शिकस्त की भी IMF ने शर्त रखी होगी। अपने तज्जियाकारों से जानते हैं कि वो कल की शिकस्त का जिम्मेदार किसे समझते हैं और T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स का सफर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने पैनलिस्ट से इंट्रोड्यूस करवा दूं। हमारे साथ हमाद रोहिला साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, एहतशामुल हक इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, अली आफ्ताब साहब लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं, जबकि जाहिर शाह शिराजी ने हमें शावर में वीडियो लिंक के जरिए से ज्वाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले अली आफ्ताब साहब से पूछूंगी। अली आफ्ताब साहब, कल का मैच आपने देखा, क्या कहेंगे पाकिस्तान टीम की मायूस कुन परफॉर्मेंस पर? देखिए, मेरी तो बहुत अरसे से एक ही लाइन है, बहुत अनपॉपुलर मेरा ओपिनियन है, लेकिन मैं आज भी वही दूंगा। बात यह है कि फ़िलहाल आप कुछ सालों के लिए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को भूल जाइए। हमने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक मिसाल कायम करें कि जो तेज़ खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको चांस दिया जाएगा, उनको टीम में सपोर्ट किया जाएगा, रखा जाएगा, मतवातर फेलियर्स के बाद भी रखा जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा एंकर्स की ज़रूरत नहीं है। सो बुनियादी बात यह है कि इस वक्त तमाम लोग जब बात करते हैं तो वो कल के मैच की वो कहेंगे कि जी बॉलर्स ने डिफेंड क्यों नहीं किया, 20वें ओवर में ये हो गया, सुपर ओवर में 7 वाइड्स हो गई। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन बुनियादी बात यह है कि 160 जो है वो 160 डिफेंडेबल टोटल नहीं है। ये पुरानी बातें हैं। पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, 160 करने जाए, आखिरी 4 चल जाए तो 180 हो जाए, उसके बाद बॉलर्स उसको डिफेंड करें। अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप 220 के माइंडसेट से नहीं जा रहे तो ये एक प्रॉब्लम है। मतलब अब दुनिया जो है वो टेस्ट क्रिकेट में बेसबॉल करना शुरू हो गई है। तो आप T20 में अगर 160 180 के माइंडसेट से जा रहे हो, फिर वही बात है कि यहाँ पे मतलब बाबर जो है वो 100 के रन रेट से भी नहीं खेला। अगेन मैच हार ही गए हैं ना, तो वो तो मैच वैसे भी हार गए हैं, उसकी एंकरिंग इनिंग्स के बावजूद भी हार गए हैं। तो तेज खेलता फिर भी हार ही जाते। इससे ज्यादा तो एक क्रिकेट मैच में कुछ हो नहीं सकता कि आप हार जाओ। सो बुनियादी बात यह है कि अगर आपने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। वो जब हम चेंज करेंगे तो उसमें तकलीफ भी आएगी। एक और चीज, ये जो बार बार कहते हैं ना कि हमारे अटैकिंग बैट्समैन मार नहीं सकते, अच्छा नहीं खेलते, देखिए कल आउट हो गए, तो कल से आप रोल चेंज करके देख लें। इन अटैकिंग बैट्समैन को कहें कि आपने अब से एंकरिंग करनी है, और रिजवान और बाबर को कह के देख लें कि आप अटैक करके देख लें। सबसे बुनियादी बात, पूरी दुनिया में सुपर ओवर होगा तो शर्मा आएगा खेलने, ऑस्ट्रेलिया का होगा तो हेड आएगा खेलने, ओपनर्स आते हैं खेलने। हमारे यहाँ पे ओपनर्स को कोई सोचता भी नहीं है कि वो सुपर ओवर में आएगा, क्योंकि वो मार ही नहीं सकते। सो बुनियादी बात है कि पूरे स्ट्रक्चर को चेंज होने की जरूरत है। मैच हारते जीतते रहते हैं, मैच की कोई परवाह नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आज से 20 साल बाद पाकिस्तान की क्रिकेट कायम रहे, हॉकी ना बन जाए, तो आपको अपना प्लेइंग स्टाइल तब्दील करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब प्लेइंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, रोल चेंज करना पड़ेगा, बल्कि पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप जाहिर शाह शिराजी साहब? मैं बिल्कुल अली से इत्तेफाक करूंगा कि मैच हारना जीतना अपनी जगह पे, लेकिन अब ये देखना होगा, वही बात है कि हाँ हमारे पास मुबस्सिरीन बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी बड़े ज़्यादा ओपिनियटेड हो जाते हैं। खासतौर पर कुछ जो प्लेयर्स की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल में अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वाकई खेलना चाहिए, और जैसे कि अगर हमारी बॉलिंग भी डिफेंड कर सकती तो मेरे ख्याल में कम से कम 200 से ऊपर का स्कोर जरूर होना चाहिए। अभी जो कल वाला मैच है इसके अंदर अगर ओवरऑल देखा जाए, मेरे ख्याल में देखिए अब क्रिकेट या कोई भी गेम जो है वो स्ट्रेंथ और स्टेमिना की गेम हो गई है, पावर की गेम हो गई है।
अब आप अमेरिका जैसे मुल्क में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके खिलाड़ियों को आप वो फैसिलिटीज नहीं होंगी या वो इतनी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, उनके जो है वो एक्सरसाइज और ओवरऑल जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इतनी ही होगी, क्योंकि फिजिकली जाहिर बात है कि यूरोपियन आपसे ताकतवर कौमें हैं हर लिहाज से। अब जाहिर बात है कि आपने भी अपने आप को एक तो फिट रखना है, दूसरा देखिए स्टाइल की बात है, अगर फखर है आपके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मारने वाला बैट्समैन है, और दूसरा आप देखिए हमारे यहाँ जो लोकल क्रिकेट है वो स्कूल की या गली मोहल्ले की क्रिकेट, वो टेनिस बॉल और टेप बॉल की क्रिकेट है, वो ऑलरेडी एक हम कह सकते हैं कि T20 स्टाइल की क्रिकेट है। और उसकी वजह ये कि हमारे पास वो 5 दिन खेलने वाले ग्राउंड नहीं, हम गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं। तो आपके पास तो मेरे ख्याल में T20 का प्लेयर बड़ा तेज और स्ट्रेंथ वाइज तेज होना चाहिए। दूसरा, आप जो फॉर्मेट्स के अंदर चीजें चेंज करें, आपको कम से कम 5-6 खिलाड़ी ऐसे रखने चाहिए जो कि आपके तमाम फॉर्मेट्स के खिलाड़ी हों। और जैसे कि अली ने कहा कि बाबर वाकई बड़ा स्लो खेला और उसे चाहिए था कि ऊपर ला के, और दूसरा फखर जाहिर बात है कि जो आपका लास्ट ओवर था उसके अंदर फखर नहीं हो सका, हिट नहीं कर सका। ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में आपके पास 4-5-6 बैट्समैन ऐसे होने चाहिए जो कि ऑल फॉर्मेट्स के बैट्समैन हो। और दूसरा, आप हमेशा पाकिस्तान जो जीता रहा है वो बैटिंग की बजाय अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ पे जीता रहा है। जब आपके पास वसीम और वकार होते थे तो मेरे ख्याल में हम या शुएब होता तो हम समझते थे कि ये इस बॉल पे विकेट लेके गेम चेंज कर सकते, और हमने देखा कि गेम चेंजेस हुई, वनडे में भी हुई, टेस्ट के अंदर भी हुई। अब आपके पास एक कौन सा ऐसा बॉलर है जिससे आप तवक्को रख सकते हैं कि वो किसी भी टाइम विकेट ले सकता है? आप मीडियोकर बॉलिंग अटैक के साथ जब जाएंगे, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है या आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सके, मेरे ख्याल में हमें ज्यादा कोशिश तो करनी है अपनी फील्डिंग के ऊपर, बॉलिंग के ऊपर। बैटिंग आपकी किसी न किसी तरीके से चल जाती है, लेकिन आप अगर किसी टीम को आउट करना चाहते हैं या कंटेन करना चाहते हैं तो आपके पास एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक होना चाहिए। पावरफुल स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक होना चाहिए, ज्यादा मेहनत करनी चाहिए बॉलिंग पर और फील्डिंग पर। तो हमाद रोहिला साहब, ये सुपर ओवर एक चांस दिया जाता है, एक लाइफ लाइन मिली थी, उसमें भी कैच आउट, मतलब क्या खेला है पाकिस्तान ने? मैं भी यही सोच रहा हूं कल से कि क्या खेला है पाकिस्तान ने। इसका जवाब तो मुझे नहीं मिल सका, मैं आपको भी नहीं दे सकता। हार जीत बहरहाल खेल का हिस्सा है, होती रहती है। जहां आप जीतते हैं वहां हारते भी हैं। हारने के बाद दिल नहीं हार लेना चाहिए, मगर जीतने या हारने दोनों सूरतों में इसके बाद आपको देखना चाहिए कि आपसे जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी क्या आपने वो पूरी की है। अगर आपने वो पूरी की है, अपना 100% दिया, तो फिर हारने और जीतने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपने वो 100% ही नहीं दे पा रहे, आपसे जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है वो ही पूरी नहीं कर पा रहे, तो फिर आपसे सवाल करना चाहिए। मेरे नजदीक जो 3 मेन चीजें हमारी में नजर आती हैं, कमी हमारे में नजर आती है, वो प्रोफेशनलिज्म की है, कमिटमेंट की है, मेंटल स्ट्रेंथ की है, और ये वो चीजें जो हमारे हर माशरे में हर तबके में नजर आती है। ये चीजें हमें कमी नजर आती है, कहीं पर भी ये चीजें हमें नजर नहीं आती, हर जगह इसका लैक पाया जाता है। यही चीज हमें क्रिकेट में भी नजर आई है, मेंटल स्ट्रेंथ हमें नजर नहीं आई। यूएसए जैसी नई टीम हमारे सामने खेल रही है, हमें उनको प्रेशर में रखना चाहिए था और इससे उल्टा नजर आ रहा था। हमारे पास आमिर जैसे, हारिस, शाहीन, नसीम, ये बॉलिंग अटैक के बावजूद हम उनको 12 एक्स्ट्रास दे गए हैं, सुपर ओवर में 3 वाइड बॉल करा गए हैं। फिर अगर हम देखें बैटिंग की तरफ तो हमारी 19 डॉट बॉल्स खेलनी है बाबर आजम साहब ने, तो हम 20, 25, 30 स्कोर जो हमने यहां पर ही दे दिया है वही मैटर करता था, वही हार या जीत में कन्वर्ट कर सकता था, वही हो चुका, वही हमारे सामने आया। दूसरी बात जो मैं बात कर रहा हूं कमिटमेंट की, एक खिलाड़ी जो कि फिटनेस लेवल ही पूरी नहीं कर रहा, बज़ाहिर नजर ही नहीं आ रहा कि वो फिट है, मुझे नहीं समझ आती कि उसको बार बार मौके क्यों दिए जा रहे हैं। आपसे एक एक्सपेक्टेशन है, जो आप वो कमिटमेंट ही नहीं पूरी कर रहे, वो एक्सरसाइज रेजिम फॉलो नहीं कर रहे, वो वेट मेंटेन नहीं कर रहे, तो आपको बार बार खिलाने की क्या रीजन है? 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, किसी और को मौका दीजिए, कोई और सामने आए। इतने मौके तो एहतशाम साहब को दिए जाते, मुझे दिए जाते, तो शायद हम पूरा कर लेते, लेकिन एक ही खिलाड़ी के ऊपर हम फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ हम मोहम्मद आमिर साहब को खिला रहे हैं, उनको मैच फिक्सिंग के बाद हमने एक मौका दिया इस मुल्क ने, उसके बावजूद उन्होंने उस मौके की शायद कदर नहीं की और उसको छोड़कर चले गए पर्सनल डिफरेंसेस के ऊपर। अब दोबारा वो वॉक करते हुए आ गए हैं बाग में और आज खेल रहे हैं। अल्लाह करे कि इस बार वो परफॉर्म करें और इस पे अपने मुल्क का कर्ज उतारने के बारे में कोई कोशिश करे। मुझे वो नजर नहीं आती, वो कमिटमेंट नजर नहीं आती प्लेयर्स के अंदर, जिससे वो विनिंग एटीट्यूड नजर आए। दूसरी बात, आखिरी बात मैं करना चाहूंगा, अवाम हर वक्त बात करती है कि खिलाड़ियों पे, टीम पे, के सियासी नहीं होना चाहिए, लेकिन इन पे तनकीद सारी सियासी बुनियाद पे कर रही है। इस एक मैच के हारने का मलबा भी वो ट्रेनिंग कैंप के ऊपर डाल रहे हैं कि वहां से जहां से करके आए हैं उसकी वजह से हार गए। उसके अलावा किसी खिलाड़ी को अगर कोई ऑनरी रैंक मिल जाता है तो सियासी बयानबाजी होती है, कोई रिटायर्ड खिलाड़ी किसी और पॉलिटिशियन की तायीद कर देता है तो उसको कह दिया जाता है बिक गए। तो हमें लोगों की इज्जत करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों में सियासत को ना लाना चाहिए और तब इनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये भी अपनी टीम में सियासत को ना लाएं। बिल्कुल, इनसे भी एक्सपेक्ट करना चाहिए और हमें भी अपने ऊपर नजरसानी करनी चाहिए।
ठीक है, एहतेशामुल हक साहब, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान जब अमेरिका से हार गया तो भारत से कैसे जीतेगा, या हम उम्मीद करें कि पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा? देखिए अफशीन, आपने इंट्रो में कहा था कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि किसी बड़े इवेंट में हम छोटी टीम से हारे हैं, और आपने जिक्र किया बांग्लादेश का, आयरलैंड का, अफगानिस्तान का। देखिए उन टीमों का अमेरिका की टीम से आप मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि ये तीनों टीमें जो है ना, ये इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट बहुत अरसे से खेल रहे हैं, और बड़ी जगह पे उन्होंने अपसेट दूसरे मुल्कों में भी किए हैं, लेकिन उनको यह है कि बहुत ज़्यादा तजर्बा था। ज़्यादा लोगों को अफसोस यह है कि वो कल की टीम अमेरिका की जो बेसबॉल खेलते थे और उन्होंने इनको हरा दिया, वो है भी कौन लोग, ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी जो खेल रहे थे। एक तो यह है कि उसका ज़्यादा अफसोस हुआ जिसकी वजह से भंगड़े डाले गए और लुडियाँ डाली गई, और आप देख लें इतना बड़ा कहा गया कि जी तारीख का इतना बड़ा अपसेट है, तो ये अपसेट तो हुआ, लेकिन सवाल यह है कि जी इसके लिए 2-3 रीज़न ढूंढनी पड़ेंगी। मैं जो जाहिर साहब बात कर रहे थे, मैं उसे समझूंगा कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अली ने भी अच्छी बातें की हैं, अहमद ने भी मेरा ख्याल है पिन पॉइंट सही बातें की हैं। देखें ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारी बॉलिंग का स्टाइल ऐसा हो गया, मसलन मैं नाम लूँगा हारिस रऊफ़ का, वो आप एवरेज देख लें, वो क्या करते हैं अफशीन, 6 बॉलों में से 3 बॉलें उसकी बाहर जा रही होती है। आप तौर पे कहा जाता है कि ये T20 इतनी फास्ट गेम है, इसमें लाइन नेक्स्ट अगर आपकी सही नहीं होगी, आप विकेटों के दरमियान में नहीं बॉल करेंगे तो मौका मिलेगा मारने का। आप देख लें, वो मुझे नहीं पता अब किसने उसको रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, और जब वो खेलते हैं सबसे ज़्यादा नहीं है, और उसने इतना रन दिए उसके बाद ये बड़ा इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि जी ये जो न्यूयॉर्क की पिच है, और इसी तरह से बाकी जहाँ पे यहाँ ये मैच हुआ है, ये ऐसी पिच है कि इन्होंने बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड स्टाइल की बहुत तेज़ बनाई है। कोई सवाल तो ये है कि हर तरह की पिच पे आपको खेलना चाहिए, तो बहाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आखिरी बात यह कि ये जो सिफारशी कल्चर है ना, अभी सवाल तो पूछा जाएगा मोहसिन नकवी साहब से, जो हेड भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और PCB के भी चेयरमैन भी हैं। अभी जिनका हम जिक्र कर रहे थे नाम लिए बगैर, मैं भी नाम नहीं लेता, वो बंदे की फ़िटनेस कहाँ है। उन्होंने अपना ये लोकल मैच खेले थे, PSL खेला था, उसमें कुछ रन बनाए थे, उसके बाद मुस्तकिल उनका फेलियर रखा जा रहा है। इस बंदे को देखें, हारिस रऊफ़ को हमेशा बाहर खाता है, इसको रखा जा रहा है। फिर यह है कि चलें उनको तो अब देख लें, बदकिस्मती मोहम्मद आमिर की कि ड्यूरिंग दी जो उनको मौका था उस वक्त तो उनकी बॉलिंग ठीक थी, सुपर ओवर में 3 उन्होंने वाइट बॉल करवा के बेड़ागर कर दिया। आखिरी बात इसमें यह है कि भाई अब डेफिनेटली हेड रोल करने चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, और लोग उम्मीद लगा बैठे हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान की, ये यहीं से आप डिप्रेशन से आप शुरू कर रहे हैं, डिमोरलाइज होकर टीम आप खेलेगी तो लोग कहाँ बातें करेंगे। आज इंडिया में देखें जितनी मीम बननी है, जो कुछ हो रहा है, और वो पठान क्या नाम है उनका क्रिकेटर, उसने जो सख्त बातें की है, इरफान पठान ने, तो मेरा ख्याल है इस मेरिट से बचने का एक ही तरीका है कि मेरिट पे फैसले करें। जी बिल्कुल। अच्छा अली आफ्ताब साहब, आपकी बात सही थी कि प्लेइंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, रोल चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान टीम को भारत से जीतने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए आपने जिस तरह बात की ना कि पाकिस्तान, इसका मतलब है भारत से भी हार जाएगा, पाकिस्तान भारत से जीत भी सकता है। प्रॉब्लम यह है कि जब पाकिस्तान भारत से जीत जाएगा तो उसके बाद फिर कनाडा के साथ क्या होगा। सो पाकिस्तान का चांस पे डांस है, और उसकी वजह ही ये है कि पाकिस्तान की वो गेम है कि जी 160 का माइंडसेट लेके ये आते हैं, और उम्मीद होती है कि आखिरी 4 बैट्समैन चल जाएंगे, 180 हो जाएगा, और फिर बॉलर्स हमारे कोई बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देके बचा लेंगे। अब इस तरह से क्रिकेट क्योंकि दुनिया में होती नहीं है, तो आप ये कभी कभी कर भी जाते हैं, और कभी कभी क्या आप कहें कि 10 में से 4 मैचों में भी अगर कर जाते हैं या 6 में भी कर जाते हैं, अभी जैसे जैसे दुनिया बदल रही है ना, ये चीज हर जगह पे अली अनप्रेडिक्टेबल हमारी टीम, कभी खेलती है कभी नहीं खेलती। इंडिया की टीम देखें 100 में से 95 दफा वो खेलती, हम 100 में से 40 मरतबा गलत खेलेंगे, हारेंगे, और थोड़ा सा आप आगे चले जाएं तो कहीं जीत सर, मेरे ख्याल से हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। शायद हमारी टीम छोटी टीमों का दिल बढ़ाने के लिए हार जाती है उनसे। जी अली, देखिए उसकी एक बड़ी सादी वजह है कि हमारी क्यों अनप्रेडिक्टेबल टीम है। क्रिकेट पिछले कोई 20-25 साल से चेंज हो रही है, और बहुत ज्यादा हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन चेंज हो रही है इंटरनेशनली, और वो बैटिंग फ्रेंडली होती जा रही है, जबकि हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है और हम अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथ बनाने पर तैयार नहीं है। सो एक तरफ क्रिकेट चेंज हो रही है, उसमें पिचेस भी शामिल हैं कि पिचेस फ्लैट हो रही हैं, उसमें ग्राउंड का साइज छोटा हो रहा है, उसमें बैट का साइज बड़ा हो रहा है, हर तरह से उसमें रूल्स ऐसे बनाए जा रहे हैं कि बैटिंग को, बैट्समैन को फायदा हो। सो दुनिया जो है इस वक्त जो सारे रूल्स बन रहे हैं वो बैटिंग की सपोर्ट में बन रहे हैं, और हमने पहले दिन से हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी और आज भी वही है, हमारी बैटिंग कभी स्ट्रेंथ बन ही नहीं सकी। यहां तक कि
पाकिस्तान में अगर मैच होता था और कभी कोई थोड़ा सा ग्रीन टॉप रह जाता था पिच के ऊपर, तो पाकिस्तानी बैट्समैन हड़ताल पे चले जाते थे कि ये जब तक कटेगा नहीं हम खेलेंगे ही नहीं। जी शराजी साहब, आप क्या इत्तेफाक करेंगे? बॉलिंग पे फायदा ही नहीं उठाया। एक मेरे ज़हन में एक और चीज है, वो आपका जो क्रिकेट का स्टाइल चेंज हुआ है। अब आप इस वक्त देखिए दुनिया के अंदर आपकी जो T20 क्रिकेट है बड़ी कमर्शियल हो गई है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आप एक जुए का फैक्टर चल रहा है, चाहे वो IPL की शक्ल में, चाहे वो PSL की शक्ल में। तो मेरे ख्याल में देखिए इस वक्त कमर्शियल क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है कि आपके खिलाड़ियों को मेरे ख्याल में इतना टाइम नहीं मिलता। वो एक लीग से दूसरी लीग से तीसरी लीग, फिर नेशनल चैंपियनशिप, फिर उसके बाद काउंटी क्रिकेट। तो मेरे ख्याल में सारे साल के अंदर इतना ओवर बर्डन आपका प्लेयर हो चुका है कि मेरे ख्याल ना तो वो स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकता है, ना वो स्टेमिना मेंटेन कर सकता है, एग्जॉस्ट होता जा रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है। दूसरा, अब कमर्शलाइजेशन जो जिस तरीके से हो रही है ना फास्ट पेस के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक चैलेंज रहेगा, और उसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस पे बड़ा फोकस करना है। और हमारे यहाँ अगर आप जैसे वो इशारा किया गया कि जनाब ट्रेनिंग, तो देखिए या तो फिर आप ट्रेनिंग बदल दें या फिर ट्रेनर बदल दें, दोनों में से एक चीज हो सकती है, क्योंकि आपने गोरे ट्रेनर भी लेके आए, आप लोकल ट्रेनर भी लेके आए, फिर उसके बावजूद आपका हाल ये है। तो मैं ये समझता हूँ मेरे ख्याल में बड़ा जो इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर है कि आप किस तरीके से हालात को जो है वो टैकल करते हैं। अच्छा हमाद साहब, आप क्या कहेंगे? क्या जी अफशीन एक और चीज़ भी है अफशीन के, इसको आप जब लगातार आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जहाँ आप थकते हैं वहाँ पे आपको प्रैक्टिस मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। अभी इंडियन जो है ना इतना लंबा IPL खेल के तो वो अभी वहाँ पहुँचे हैं न्यूयॉर्क और बाकी जगहों पे खेलने के लिए, तो जाहिर है उसका उनको फ़ायदा होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा कि जनाब आप बेनिफिट लेना चाहिए पाकिस्तान टीम को। हमाद साहब, आप क्या कहेंगे कि चांस पर ही जीत सकेगी पाकिस्तान टीम या फिर बाउंस बैक कर लेगी? बाउंस बैक करने का चांस तो जरूर है, चांस तो रहेगा, लेकिन वो चांस कितना कंसिस्टेंटली अवेल करते हैं मैटर वो करता है। जहां तक PSL की बात है, लीग्स की बात है, तो मेरे ख्याल में PSL को मजीद बढ़ना चाहिए। वो एक अच्छी चीज है, उससे टैलेंट सामने आता है, लेकिन अगर आपने उस टैलेंट को यूटिलाइज नहीं करना और 2-4 लोगों को 20-20, 30-30 मौके देने हैं, तो फिर आपको PSL का कोई फायदा नहीं है, आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए, फिर वो पैसे का ज़िया है। ठीक है, बिल्कुल, फिर पैसे का ज़िया है। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ, आप हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और चीन के दरमियान टेलीविज़न, फिल्म, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत, तवानाई, ज़राअत, सेहत वगैरह के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए 23 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। बल्कि दोनों ममालिक की क़यादत ने CPEC के मुखालिफिन के खिलाफ अपने पुख्ता अज़म का भी इजहार किया है। अब एक तरफ पाक चीन दोस्ती नई इंतहा को छू रही है, तो दूसरी तरफ IMF का कहना है कि इसके कर्जों से चीनी कंपनीज को अदायगियों का सोचा भी ना जाए, और IMF ने ऐसा ना करने की यकीन दहानी भी मांग ली है। अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि उनकी इस सूरत हाल पर क्या राय है। तो सबसे पहले मैं एहतशामुल हक साहब से मालूम करना चाहूँगी। एहतशामुल हक साहब, इस तरह तो पाकिस्तान IMF का गुलाम बन गया है, कभी ईरान तो कभी चीन, वो तो पाबंदियाँ लगाते रहेगा। देखिए अफशीन, जब IMF की हम बात कर रहे हैं तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि IMF का प्रोग्राम स्टेट डिपार्टमेंट का, अमेरिका के वजारत ख़ारजा का प्रोग्राम होता है। आपको याद होगा कि ये 1.5 साल पहले अमेरिकी वजारत ख़ारजा की तरफ से आई थी कि जो IMF के साथ हम प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि उनके ज़ाहिर है इस वक्त 42% से ज़्यादा शेयर्स हैं और फंडिंग अमेरिका करता है वर्ल्ड बैंक IMF को। तो वो कहते हैं कि जी हम ये इंश्योर करेंगे कि IMF से जो पाकिस्तान कर्ज़ा ले रहा है वो इससे चीनी कंपनियों और चीनी हुकूमत का कर्ज़ा नहीं उतारेगा। लेकिन तकरीबन $30 बिलियन का उनका हम देख रहे हैं कि चीन का कर्ज़ा है, उसमें कहा जा रहा है 18 से $20 बिलियन या थोड़ा सा कम इससे वो चीनी बैंकों का और दूसरी कंपनियों का है। तो ये बात तो ठीक है, वो तो IMF ये कहेगा कि आप लोग करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अब चीनी कंपनियाँ अब क्या कह रही हैं, वो जिनसे पाकिस्तान चाह रहा है कि जी रोल ओवर कर लिया जाए 5 से 6 बिलियन डॉलर जो कर्ज़ा दिया हुआ है, वो कहते हैं कि जी हमारा जो $550 मिलियन आपने जो अदा करना है, जो कर्ज़ों पे वापसी पे देना था आपने विद इंटरेस्ट, वो आप नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि हमसे आप जो कर्ज़ा लेंगे 600 लेंगे, 800 मिलियन या $1 बिलियन बैंक देंगे तो फौरी तौर पे आप कटौती करेंगे $550 मिलियन की वहाँ से। तो हमारे लिए तो मुश्किलात हैं। और बाय द वे अफशीन, सबसे ज़्यादा दुनिया में आप देख लें कि ये इंटरेस्ट रेट जो है चाइना का, ये 8% इंटरेस्ट रेट है, और IMF का इंटरेस्ट रेट कभी 1% से ज़्यादा नहीं होता। मुख्तलिफ़ केसेस में इनका 0.5% होगा, 0.25% होगा, 1% से ज़्यादा नहीं है। और ये IMF वाहिद मुल्क है जो फौरी तौर पे आपको कैश देता है, जब फैसला होता है तो खड़क करके वाशिंगटन से स्टेट बैंक कराची में पैसा मुंतकिल हो जाता है। अच्छा। वर्ल्ड बैंक की बाकियों की इमदाद भी होती है, लेकिन जब हम
बाकी जगहों से कैश लेते हैं, जहाँ हमें सपोर्ट मिलती है बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उनके तो अब इंटरेस्ट रेट तो खैर इतने ज़्यादा नहीं होते चीनी कंपनियों की तरह, लेकिन उनकी शराइत भी अपनी होती हैं। अब सवाल ये कि जी अब जो जिसका आपने जिक्र किया 23 नहीं, मेरे ख्याल 33 टोटल MOU साइन हुए हैं, उनमें ये इससे पहले भी बेशुमार अफीन MOU साइन हुए। अच्छा। और यही MOU हालिया दिनों में हमने देखा कतर से, UAE से और सऊदी अरब से भी हुए, लेकिन कितने ट्रांसलेट हुए हैं हार्ड एग्रीमेंट में, ये एक सवालिया निशान है। तो इस वक्त यह है कि चाइना के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा सिल्वर लाइनिंग अच्छी बात लग रही है अफीन हुआ है कि आर्मी चीफ वहाँ पे गए हुए हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सारे ममालिक ख़ास तौर पे GCC कंट्रीज़ और चाइनीज़ ये कह रहे हैं कि जी आपके यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, आपके यहाँ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बहुत देर से होती है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आपके यहाँ जनाब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, और बेशुमार किस्म की आपके यहाँ जो है ना वो रेट टेपिज्म है। तो इसको इंश्योर करने के लिए क्योंकि SIFC मौजूद है और उनको लग रहा है कि आर्मी पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया है, उसमें कोई शक नहीं है। अफशीन के इस हवाले से जो हालिया दिनों में या 8 महीने 10 महीनों में या इससे पहले जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी तो जो काम किया गया था SIFC की तरफ से किया गया था, तो दुनिया को ये यकीन हो रहा है कि जी पाकिस्तान की फ़ौज इसके पीछे खड़ी है, लिहाजा इनसे बिजनेस करें। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो है ना चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अच्छी है कि चाइनीज़ पहली दफ़ा CPEC के हवाले से सीरियस हुए हैं। 1.5-2 साल से ये प्रोग्राम खासतौर पर बानी PTA के ज़माने में तो रुका हुआ था, अब ये रिवाइव हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो 9 इकोनॉमिक जोन है, इंडस्ट्रियल जोन, ये जब इस पे काम होगा तो असल पाकिस्तान का टारगेट ये है चीन कि यहाँ पे आप अमरीकी आप चाइनीज़ सरमायाकारी हो, यहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी हो, यहाँ से सामान बन के वो जाए मिडिल ईस्ट में, एशिया में, बाकी जगहों में, तो पाकिस्तान का इसको फ़ायदा होगा। बिल्कुल, असल बात यह है कि CPEC भी रिवाइव हुआ है। हमाद साहब, आप क्या कहेंगे, अब चीनी कंपनीज को अदायगी के लिए पाकिस्तान क्या लाहेमल इख्तियार करेगा? जी देखिए, आपका पहला जो सवाल था सर से कि हम IMF के गुलाम तो नहीं बन गए, तो मेरा नहीं ख्याल हम किसी के गुलाम बन रहे हैं। एज सच हम अपने ही गलत फैसलों के गुलाम हैं, हम उन्हीं का खमियाजा भुगत रहे हैं और उन्हीं को आज तक लेकर आगे चल रहे हैं। हमें किसी और ने तबाह शायद नहीं किया जितना हम खुद अपने आप को तबाह करते हैं अपनी पुअर मैनेजमेंट स्किल से। तो वो तो ये बात हुई। दूसरा, MOUs की जहाँ तक बात है, मैं ये भी बताता चलूँ कि MOU कोई लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये बेसिकली एक प्रॉमिस होता है, एक उम्मीद होती है कि अगर फलां हालात साजगार हो गए तो हम कंसिडर करेंगे आपके साथ काम करना। तो MOU तो साइन करना मेरे ख्याल में अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर में तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, इतनी बड़ी पेशरफ्त भी नहीं होती। हम बहुत सारे MOUs बहुत कुछ अरसे से देख रहे हैं लेकिन मटीरियलाइज होते नजर नहीं आ रहे। एग्रीमेंट और MOU में यही फर्क होता है कि एग्रीमेंट परफॉर्म होता है, एग्जीक्यूट होता है, मटीरियलाइज हो चुका होता है मामला। MOU is just a promise to enter into an agreement और which is also not legally binding or enforceable। तो ये चीज हमें यहाँ समझनी चाहिए। बाकी जो बात है हमारी कि हमारे MOUs और एग्रीमेंट्स कैसे पिछले हुकूमतों में भी होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, और ऐसे होते हैं जो फिजिबल या प्रॉफिटेबल नहीं होते, उल्टा वो हमारे गले की हड्डी बन जाते हैं, हम उनको ना थूक पाते हैं ना निगल पाते हैं। कोई हुकूमतें, शायद हमारे हालात इतने बुरे होते हैं कि हुकूमत को जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट होता है वो फौरन वो पकड़ लेते हैं। उसके बारे में कहा हमारे तो वजीर आजम साहब ने कहा भी था कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो शायद उस माइंड सेट से जाते हैं, इसलिए निगोशिएट नहीं कर पाते हम, और उसका नुकसान आने वाली हुकूमत को और अवाम को होता है उन बुरे फैसलों का, उन बुरे एग्रीमेंट्स का, उन बुरे MOUs का। अब जहां तक ये चाइनीज मामला है तो इसके बारे में हमें समझना चाहिए कि चाइनीज एनर्जी फर्म्स पाकिस्तान में 21 बिलियन की सरमायाकारी कर चुके हैं, जिनमें से 25% उनकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी जो कि तकरीबन $5 बिलियन बनती है, और बाकी 75% लोन में हमने वापस पे करना था। डिविडेंड्स अगर देखे जाएं जो कि 5% के लिहाज से तो वो $1.25 लाख मिलियन हमने है जो चाइना को देना है, जो एनर्जी फर्म्स को देना है, जो कि अभी तक हमने नहीं दिया। इसके अंदर अगर आप वो लोन की पेमेंट डाल लें तो सालाना 2.4 बिलियन की ये पेमेंट बनती है डॉलर्स में, जो कि हमने नहीं दी। वो क्यों नहीं दी कि जब ये चाइनीज फर्म्स बिल्स अपने फाइनेंशियल क्लेम्स देते थे पावर डिवीजन को, तो पावर डिवीजन उनको 90% पैसों को, पेमेंट्स को रोक लेता था। मैं अपनी प्रैक्टिस में भी हम लोग ये सुबह शाम देखते हैं कि हमारे सरकारी बाबू पता नहीं पैसे रोक कर क्या समझते हैं कि वो आवाम का फायदा कर रहे हैं, मुल्क का फायदा कर रहे हैं, हुकूमत का फायदा कर रहे हैं। वो पेमेंट रोकी कुछ अरसे के लिए जा सकती है, इवेंचुअली आपको पेमेंट करनी पड़ जाती है, और उस वक्त वो आपको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट पड़ती है, जिसका फायदा, जिसका नुकसान फिर नेशनल एक्सचेंजर को होता है। ये चीजें चाइना में ने भी जी वो कंटिन्यू जी यही चीजें हमने चाइना के साथ की, चाइना को रियलाइज भी हुआ। पिछले साल हमने $600 मिलियन का जब कर्ज मांगा, 300 मिलियन एक बैंक से, 300 मिलियन एक बैंक से चाइना के, बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ
इंडस्ट्री एंड कमर्शियलाइजेशन का बैंक जो था, उससे जब हमने कर्ज मांगा तो उन्होंने मना कर दिया और उस कमर्शियल लोन को ये कह के मना किया कि आप पहले अपनी जो ऑब्लिगेशंस है वो पूरी करें। ऐसा नहीं होता कि कोई मुल्क कमर्शियल लोन्स के ऊपर इस किस्म की कंटिजेंसीज लगाए। अब क्योंकि हम पेमेंट नहीं करते रहे, हमारी वो पेमेंट की लायबिलिटी इतनी बढ़ गई और हमारे फॉरेन रिजर्व्स इतने कम हो गए कि ये पेमेंट अब आज हमारे लिए वबाले जान बनी हुई है। IMF की बात भी सुने, यही हो जाता है कि पेमेंट हमारे लिए वबाले जान बन जाती है। अली आफ्ताब साहब, आप क्या कहेंगे? एक चीज अगर एक जुमला इजाजत दें अफशीन, तो एक जो ऐड कर दूं इसमें, देखें जो चाइना से हमने मदद लेनी है, जो कर्ज लेना है, उसके अलावा भी एक चीज़ होने जा रही है। वो कहा जा रहा है कि जहां पाकिस्तान $1.2 बिलियन के सुकूक और यूरो बॉन्ड लॉन्च करने का इरादा रखता है, वहाँ पे $500 मिलियन का पैंडा बॉन्ड जो है ना वो भी पाकिस्तान लगाना चाहता है, क्योंकि एपिटाइट बहुत है, पैसा उनके पास बहुत है, चीनी कंपनियों के पास और चीनी इन्वेस्टर के पास। अब देखना यही कि हमारे अब जो टॉप लेवल के लोग हैं कितना उनको कन्विंस करते हैं कि बॉन्ड खरीदें। जी देखना ये कि टॉप लेवल के लोग किस तरह कन्विंस करते हैं कि बॉन्ड खरीदें। अली आफ्ताब साहब जी, ये जो पहली बात है ना कि IMF की शराइत ठीक नहीं है तो आप ना जाएं उनके प्रोग्राम में, वो कोई तरले तो नहीं मार रहे कि प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में आ जाओ। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसी शो के ऊपर बैठे कुछ हफ्ते पहले डिस्कस कर रहे थे एक खबर जिसमें था कि जी वो सऊदी अरब से पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स आने लगे हैं। तो मैंने यही कहा था यहाँ बैठ के कि जी मुझे और आपको पता है कि हमने कैपेसिटी चार्जेस नहीं पे किए हुए चाइना को, सऊदी अरब को नहीं पता कि हमने नहीं पे किए हुए। कैसे आने लगे हैं और अगर आने लगे हैं तो फिर किस काम के लिए आने लगे हैं? क्योंकि फिर बिजनेस के लिए तो नहीं आने लगे। बुनियादी बात यह है कि UAE ने कहा हुआ है कि जी $10 बिलियन आपका पड़ा हुआ है, जब मर्जी ले लो, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि इन्वायरमेंट कंड्यूसिव हो और प्रोजेक्ट वाइबल हो। अब आप मुझे बताएं इन्वायरमेंट कंड्यूसिव हो गई है, आप मुझे बताएं कौन सा प्रोजेक्ट है वाइबल? अगर है तो फॉरेन इन्वेस्टर तो बाद में आएगा, पहले हम तो अपने पैसे उसके अंदर लगाएं। बुनियादी बात यह है कि आप खुद कहते हो कि जी बड़ा रेड टेपिज्म है, यहाँ पे फाइल बड़ी स्लो मूव करती है। आपने सिस्टम को ठीक करने के बजाय, मतलब आप उसको सिस्टम को ठीक कर दोगे, बाहर वालों को भी पता लग जाएगा, लोकल इन्वेस्टर खुद लगाना शुरू कर देगा। आपने SIFC बना दी, आपने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक और ब्यूरोक्रेसी लाके खड़ी कर दी है। सो अब 2 ब्यूरोक्रेसी से कौन डील करना चाहता है? सो बुनियादी बात यह है कि ऐसे नहीं होगा कि मुल्क ठीक हो जाएगा और हमें पता ही नहीं लगेगा। मुल्क ठीक हो जाएगा, कुछ 2-4 बड़ी सादी सी चीजें हैं जो हमें पता लग जाएंगी। ये ब्यूरोक्रेसी तेज हो जाएगी, रेड टेपिज्म खत्म हो जाएगा, लोकल इन्वेस्टर पैसे लगाना शुरू कर देगा, बाहर वाले को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, उसने दौड़े चले आना है। सो सादी सी बात है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, जाहिर शाह शिराजी साहब। मेरे ख्याल में देखिए शाम साहब ने जो बात की, मैं जरा दूसरे एंगल से लेना चाहूँगा। चाइनीज या दुनिया का कोई भी मुल्क आपके मुल्क के अंदर कोई चैरिटी के लिए नहीं आ रहे, ना कोई वो पैसा इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपसे उनको दिलचस्पी है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे प्लानर्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बहुत बड़ी गलती है। और गलती क्या है कि आपके पास 3 ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिसके लिए पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो एक चाइना है, दूसरा अमेरिका है और पोल्यूशन पावर है, और तीसरा आपके पास सऊदी अरेबिया है। तो आप इन ममालिक के साथ अच्छी डील कर सकें कि नहीं? दूसरा, आफ्ताब ने बात की कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। अब आप मुझे बताएं, जब आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के इशू हो, रोज चाइनीज के ऊपर अटैक हो, रोज आपके अमेरिकन के ऊपर अटैक हो, दूसरे फॉरेनर्स के ऊपर अटैक हो, तो आप किसको इन्वेस्ट करेंगे? अब जो सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, बेशक अगर वो यहाँ जमीनें खरीदने आ रहे हैं या एग्रीकल्चर लैंड खरीदने आ रहे हैं या कोई वो मिनरल में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन में करना चाह रहे हैं, तो उनकी जो है गारंटी क्या होगी? आप सिक्योरिटी कहाँ से देंगे? एक तरफ तो आप TTP को काउंटर नहीं कर सके, दूसरा आप, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए एक बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास कि अगर इन तमाम ममालिक को पाकिस्तान एज अ प्रॉक्सी बेस चाहिए तो हम क्या डील कर रहे हैं? हम क्यों छोटी डील के ऊपर जाते हैं? और इम्पोर्टेंटली, क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी IMF के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अमेरिका के लिए नहीं है? जैसे कि शाम साहब ने कहा कि जनाब ये स्टेट बैंक का प्रोग्राम होता है, सॉरी स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है कि किस तरीके से इन ममालिक के अंदर फंडिंग होगी। तो मेरे ख्याल में वी शुड डिक्टेट अवर टर्म्स वेरी क्लियरली कि भाई अगर आपको इस एरिया के अंदर आपने अपने इंटरेस्ट को सर्व करना है तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी जो प्लानर्स हैं, चाहे वो SIFC की शक्ल में या आपके बाकी दूसरे जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक निजाम है, उसमें पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर चीजों को जरूर रोका जाता है। जैसे कि कहा कि पेमेंट रोक दी गई, बाद में पेमेंट होने की वजह से सारी चीजें जो है खराब हुई। अब ओवरऑल अगर आप देखा जाए, मेरे ख्याल में इस वक्त किस चीज के अंदर चाइनीज इन्वेस्ट करेंगे, किस चीज के अंदर सऊदी अरेबियन इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, IMF आपसे क्या चाह रहा है? मेरे ख्याल में IMF आपको गुलाम इसलिए रखना चाह रहा है कि स्लो पॉइजनिंग के जरिए आपको आराम से ब्यूरोक्रेसी को, अशराफिया को खाना पीना मिलता रहे,
ये चीजें जाके उनके नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर चलती रहे और मेरे ख्याल में आराम से आप कर्जे पे कर्जा देते जाएंगे और आपको अपनी मर्जी से डिक्टेट कराते रहे। ये उनका एक ऑलरेडी लगा बंदा मंसूबा है। दूसरा, आपके पास अपना इन्वेस्टर क्या कर रहा है? आपका अपना इन्वेस्टर तो वो लैंड माफिया की शक्ल में यहाँ पे दुबई के अंदर बैंक खोल के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ला देते हैं, पैसे आपके दुबई में जमा 45 अरब रुपए आपके सिर्फ एक पेशावर शहर से एक लैंड माफिया की कंपनी बाहर ले गई, आप उसको नहीं रोक सके। बिल्कुल। आप मुझे ये कैपिटल फ्लाइट इस तरीके से होगा, पैसे आपके बाहर जा रहे हैं, आपका इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं इन्वेस्ट कर रहा, आपका पॉलिटिशियन तो पाकिस्तान नहीं है। प्रोग्राम में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक तरफ हम आईएमएफ की बात कर रहे थे तो बजट में आईएमएफ ने टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया है। अब इस तमाम सूरत हाल में सवाल यह है कि अगर कायमा कमेटी तश्कील दिए बगैर बजट पेश कर दिया जाता है तो इसकी शफाफियत क्या होगी और आने वाले बजट में आवाम के लिए सिर्फ टैक्सेस होंगे या खुशखबरियाँ भी होंगी। तो अपने मैं पैनलिस्ट की जानिब रुजू करूंगी। सबसे पहले माद रोहिला साहब से हम पूछ लेते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, कायमा कमेटियाँ का क्या मसला है, पुरानी रवायत के मुताबिक तकसीम क्यों नहीं हो रही? प्रेफरेंस नहीं है जी मेरे ख्याल से हुकूमत की है। हुकूमत की प्रेफरेंस ना ये कमेटीज़ हैं ना इक़्तिसादी काउंसिल है जो आइनी और कानूनी जिनकी हैसियत भी है, उनकी प्रेफरेंस इस तरफ नहीं है, शायद इस तरफ नहीं आ रहे। ऑपोजिशन की भी शायद ये प्रेफरेंस नहीं है, इसलिए इस पर बात नहीं हो रही। मेरे ख्याल में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक की प्रेफरेंस है कि खान साहब ने किस रंग की शर्ट पहनी थी, दूसरी की प्रेफरेंस है कि मरीम साहिबा किस इदारे के यूनिफॉर्म पहन रही हैं, और इनके वोटर आपस में ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ज़्यादा अच्छी स्लो मोशन वॉक कौन करता है। तो हमारे जब प्रेफरेंस ही उल्टी हैं, हम इस बारे में बात ही नहीं कर रहे। डेमोक्रेसी जमहूरियत जो है गवर्नमेंट बाय डायलॉग होती है और गवर्नमेंट ये हमारी जो है डायलॉग पे यकीन नहीं करती। वो अपने लोगों से, एहसन इकबाल साहब से डायलॉग नहीं कर रही। कानून साजी पे डायलॉग नहीं होता, पार्लियामेंट में कानून नहीं आता, ऑर्डिनेंस पास कर दिए जाते हैं। तो ये अवामी मसाइल हैं, बिजली बढ़ना और ये सारे मसाइल अवाम के मसाइल हैं, इन हुक्मरानों के मसाइल नहीं है। इनकी तरफ से अवाम बेशक भाड़ में जाए, बेशक आग लगाती रहे खुद को, जैसा हमने देखा कि आईजी साहब के नाम मिलने पर एक शख्स ने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की, या एक शख्स दूसरे को गोली मार दे ज़हनी मरीज बन के कि तुम टिकटॉक क्यों बना रहे थे। तो इन मामलों पे इनकी प्रेफरेंसेस नहीं है, इस पे ये आ नहीं रहे। सही है। जाहिर शाह शराजी साहब, आने वाले बजट में अवाम के लिए सिर्फ टैक्सेस होंगे या खुशखबरियां भी होंगी? बिजली तो मजीद महंगी हो गई है। देखिए, मेरे ख्याल में बजट आपका हाइपोथेटिकल ही होता है। आप पिछले उसके ऊपर 5% इंक्रीज करके आगे चले जाते हैं, प्रायोरिटीज आपके पास है नहीं। दूसरी बात यह कि जब आपका बजट ही तमाम स्पेकुलेशंस के ऊपर आएगा कि IMF से इतने पैसे आएंगे तो हम इसमें लगाएंगे, वर्ल्ड बैंक से इतने आएंगे तो हम इसमें लगाएंगे, चाइना हमें इतने देगा तो हम यहाँ लगा लेंगे, और हमारे पास $300 बिलियन अगर सऊदी अरेबिया देगा तो हम फला काम करेंगे। मेरे ख्याल में देखें, आपके पास उस वक्त चीज़ें जो है वो कंक्रीट होंगी, आपकी प्लानिंग कंक्रीट होगी जब आपके पास कोई कैपिटल होगा, आप प्लान उसके ऊपर करेंगे। जब आप तमाम चीजें जाके नुकसान के ऊपर, डेट के ऊपर चलेंगे और सिर्फ इंतजार करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किलात होंगी। अब वही बात है, आपको जैसे अभी मैं खबर देख रहा था कि शायद जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ट्रूप्स हैं, जो सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको भी आप जो है मराद मिलेंगी। आज की खबर किसी अखबार में मैंने देखी, बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दे दी कि वो पाकिस्तानी जो आर्म फोर्सेज है उनके बराबर होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से अगर देखा जाए तो ये कितना बड़ा एक जंप होगा। आम लोगों को आप क्या दे रहे हैं? दूसरा, आप देखें पॉलिटिशियंस ने के अंदर चाहे केपी के थे कि फेडरल थे, वो अपने लिए कितनी मराद दे रहे हैं, और पेंशनर्स को आप 10% दे रहे हैं, आप सरकारी मुलाजमीन को 10% दे रहे हैं, तो डिससेंटलमेंट आपकी यहीं से शुरू होगी। दूसरा, जो आखिरी बात वो ये कि प्रायोरिटी आपकी क्या है? प्रायोरिटी आपकी मुल्क की डेवलपमेंट नहीं है बल्कि जाती डेवलपमेंट। आपके तमाम बजट में सर वक्त की कमी है। एहतेशाम साहब से भी मैं एक पॉइंट लेना चाहूंगी। जी, आखिरी बात, आपका जो बजट है वो आपका तकरीबन 57 से 60% आपके नॉन डेवलपमेंट तनख्वाहों के ऊपर और मराद के ऊपर खर्च होता है। तो आप प्लान क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी प्लानिंग है नहीं। कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। एहतेशाम साहब, कोई प्लानिंग तो है नहीं हमारे पास। देखिए, बात है कि जिस तरह IMF का दबाव है, बल्कि ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि हमने तो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को आउटसोर्स कर दिया है IMF के पास, और जिस तरीके से लेटर ऑफ इंटेंट भी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी सारे के सारे जो पॉलिसी वाले हैं वो तैयार होकर उधर से आएंगे, हमने सिर्फ साइन करके देना है। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, फॉल बैक करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी जो बात हो रही है अफशीर में ये हो रही है कि 2000 अरब का
एडिशनल रेवेन्यू जो है ना मरकज़ इकट्ठा करे और 400 रुपया सूबे इकट्ठा करें, यानी 2.4 ट्रिलियन रुपया डिजिटल अगर इकट्ठा करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो कहा जाता है कि डोमेस्टिकली इंटरनेशनली हमें बहुत कम पड़ेगी ज़रूरत के हम बाहर से पैसा बोरो करें। अब ये कितनी कामयाबी के साथ होता है क्या नहीं हो सकता है, ये एक अहम सवाल है। अगली बात यह है कि टैक्स तो लगाने हुकूमत ने, इन्होंने टैक्स को ब्रॉडन करने के लिए टैक्स बेस नहीं बढ़ाया, नए जिसको कहते हैं टैक्स पे तलाश नहीं किए, रियल स्टेट पे टैक्स लगाने की बात हो रही है बड़े अच्छे से, कितना लगेगा वो आप जब तक स्टेक होल्डर को बिठाते नहीं, साथ बात नहीं बनेगी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात हो रही है। तो हमारे पास लास्ट मिनट है, मैं अली आफ्ताब साहब से भी आखिरी पॉइंट लेना चाहूँगी। जी अली आफ्ताब साहब। जी मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ IMF का, उन्हीं का दबाव है जिसकी वजह से हम अगर कुछ अच्छा करेंगे तो करेंगे। वही हैं जिन्होंने हमारे सरकारी मुलाजमीन को 3-3 नौकरियाँ और 3-3 पेंशनें लेने से रोका है। वही हैं जो कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन के भी असासे बाहर निकालें, देखें, सामने रखें। अगर इस मुल्क में कोई तरक्की होगी तो शायद उन्हीं की वजह से होगी। यहाँ पे तो आपने सुन लिया होगा कि इधर से सजेशन ये है कि बिजनेस के डिविडेंड्स के ऊपर 45% टैक्स लगा दिया जाए। अगर यही करना है तो फिर उसके बाद इधर कोई कारोबार चल सकता है, यहाँ पे आपकी स्टॉक मार्केट चल सकती है। ये जितने मर्जी भोंडे तरीके से रियल एस्टेट को रिवाइव करने की कोशिश कर ले, वो नहीं रिवाइव हो सकती है। सारी सिचुएशन पे तुम्हारा गाना फिट होता है सीधी वाला। और क्लोजिंग का कई प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे पैनलिस्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।